ध्यान से देखना बेटा, मैंने जो बातें बताई वही दोबारा से समराइज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, फिर आ गया ये बेकर, बेकर ने बनाया फ्लावर, बेकर ने परचेज करा फ्लावर किससे, मिलर से। क्यों करा, उसको ब्रेड बनानी थी, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। ही परचेजेस फ्लावर एज इनपुट्स, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है आपके, परचेज प्राइस, मनी स्पेंट। इंटरमीडिएट कॉस्ट इज मनी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स ध्यान क्या देना है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग व्हाट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाता, बता दिया ना, वो फाइनल, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होते। ठीक, तो इनपुट्स खरीदे 500 के फ्रॉम मिलर, एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इन्होंने करा काम और फ्लावर से बनाया ब्रेड। They converted flour into bread and they sell the bread for 700. उन्होंने तो 1000 का बेचा था। चलो एग्जाम्पल है, छोड़ो ना, उनकी कहानी भूल जाते हैं। उसने 500 का फ्लावर खरीदा सर, उसने तो 700 का खरीदा था। अलग बात चल रही है कि अगर उसने 500 रुपए का फ्लावर खरीदा और 700 का बेचा, क्यों बेचा, क्योंकि उसने उस पर कुछ काम किया है। तो जो उन्होंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन हुई है। क्या हुई है, वैल्यू एडिशन। Flour is an input, intermediate goods. Its value of 500 is termed as the intermediate consumption. Bread is the output, 700. It is termed as the value of output. The difference between value of output and intermediate consumption is known as value added. It means that the baker has added value of 200. कोई भी doubt? Value added by each, ये important point है. Value added by each producing enterprise is also known as gross value added at market price, GVA at MP. So value added by each and every firm, वो GVA MP, GVA MP is the same thing as GDP MP. It means that value added by baker, but GVA baker, GVA farmer, GVA miller, sum total of GVA of all producing enterprises will be within the domestic territory will be equal to GDP MP. So value added is used when we are calculating the value added by each sector. When we add up the value added by each sector, we get GDP MP. GVA at MP of all the sectors, लिखा मैंने ऊपर ये पॉइंट बता दी ना, GVA by all the sectors is equal to GDP MP. कोई डाउट? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, ये सब हम कर चुके हैं। प्लीज यार, मीनिंग आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई डाउट? Intermediate consumption refers to expenditure incurred by production unit on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or for using up completely, मतलब वो exhaust हो जाएंगे during the course of production, consume हो जाएंगे, convert हो जाएंगे during the same year. In the given example, expenditure on flour is intermediate consumption क्योंकि baker ने खरीदा flour will get converted into bread. Final consumption expenditure refers to expenditure on goods and services for final consumption and investment. Final expenditure तो expenditure on capital goods, वो final expenditure में आ जाएगा, वो अलग चीज है। कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी कवर हो चुका है। इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। अगर आपको टोटल परचेजेस गिवन है तो, अगर आपको टोटल परचेजेस गिवन है, परचेजेस बाय फर्म ए, तो वो ए की टोटल परचेजेस हैं। अगर नीचे लिखा होगा परचेजेस बाय ए 10,000, इंपोर्ट्स बाय ए 2,000, तो वो ए के परचेजेस में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर लिखा है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो वो तो स्पेसिफिक परचेजेस हो गई ना। तो फिर हम देखेंगे और कौन सी परचेजेस करी हैं ए ने, वो सब ऐड अप करो। अगर लिखा है डोमेस्टिक परचेजेस बाय फर्म ए, तो वो तो सिर्फ डोमेस्टिक हो गई। अगर आप देखो अलग से इंपोर्ट्स दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे एक एक करके आइटम, सेम लॉजिक यार, आपने इनकम मेथड करा, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो आप वेजेस एंड सैलरीज दोबारा नहीं लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है
तो ढूंढेंगे वेजेस एंड सैलरीज का है। तो ऐसे अगर परचेजेस बाय फर्म ए गिवन है तो वो ए की टोटल परचेजेस है, फिर इंडिविजुअली उसने कहां से सामान खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी इंडिविजुअल परचेजेस गिवन है तो फिर एक एक करके आराम से ध्यान से रीड करना पड़ेगा कि कौन सी इंडिविजुअल है। और कभी कभी इंडिविजुअल भी गिवन होती है और टोटल भी गिवन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडिविजुअल को इग्नोर करेंगे, टोटल को कंसिडर करेंगे। Imports are not separately included if value of intermediate consumption is already given. If purchases are already given तो उसमें सब कुछ included है। Then imports are not included separately as imports are already included in the value of intermediate consumption. However, if domestic purchases are specifically mentioned तो वो domestic ही हुई ना। ठीक है, कह रहा चलो कुछ कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200, इंपोर्ट्स 300, तो इंपोर्ट्स को इग्नोर कर दो, डायरेक्टली 1200। कोई डाउट? आपको दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ डोमेस्टिक फर्म, लोकली खरीदा, और इंपोर्ट्स दे रखा है 100, तो 500 प्लस 100 600 हो जाएगा। कोई डाउट? आपको दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 और इंपोर्ट्स दे रखा है 2000। अब ध्यान से देखना बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है, कुछ बताया कहां से? कुछ भी बताया कहां से? नहीं। तो ये टोटल परचेजेस है ना, ये टोटल परचेजेस है, 1000 रहेगा, 200 इग्नोर कर देंगे। बट सर वो तो रॉ मटेरियल था, तो इंपोर्ट किस चीज का था क्या पता? है तो वो गुड्स ही है, तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट ही। समझ आई बात? समझ आई, ठीक है। और कुछ समझना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स, ये हम डिटेल में कर चुके हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कह रहे वैल्यू ऑफ आउटपुट इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, तभी तो एमपी आता है, जीबी एट एमपी आता है। वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द मार्केट प्राइस, नॉट द फैक्टर कॉस्ट। हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक तो चाहिए सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक चाहिए नॉट सोल्ड, तो चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, अगर सारा सामान बिक गया, अगर हमारा सामान बिक गया, पुराना कुछ था नहीं, ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक था, इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू सेल्स। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निल है अगर, लेकिन अगर स्टॉक एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज, ठीक है जी, चलो 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 चलो। वन मोर वे टू कैलकुलेट। कभी कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली यूनिट्स में बातें करी होती हैं कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 10,000, प्राइस पर यूनिट 1 रुपी, तो 10,000 इंटू 1, प्राइस पर यूनिट 5 रुपी, तो 10,000 इंटू 5। अगर आपको यूनिट्स दे रखी हैं, आपको प्राइस पर यूनिट दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंटू प्राइस पर यूनिट। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है बट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। कोई डाउट? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सी? क्वांटिटी अगर चेंज इन स्टॉक अलग से है, अगर चेंज इन स्टॉक अलग से है तो ये कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है? क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस क्या आ जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखी है, डायरेक्टली आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, तो यू डोंट नीड चेंज इन स्टॉक। हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर सेल्स दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, लेकिन अगर गुड्स प्रोड्यूस डायरेक्टली दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक यूज ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है। सेल्स दे रखी है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ पिछले साल का सामान तो नहीं बिका, कुछ सामान बच तो नहीं गया, लेकिन अगर डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस दे रखा है, एडजस्टेड है सब कुछ। ओके, जैसे इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, वैसे ही एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। सेल्स गिवन है तो सेल्स में सब इंक्लूडेड है, लेकिन अगर सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी गिवन है, इंडिविजुअल सेल्स गिवन है, तो आपको सारी इंडिविजुअल सेल्स एड अप करनी पड़ेगी। बात समझ आई? कोई भी डाउट? ठीक है, अब ये रेपिटेशन है, वो सब आप अपना तो संभाल लेंगे।